Hello everyone. Today we are going to talk about yet another important topic of hypothesis testing, which is p-values. अभी तक hypothesis testing के discussion में हम बहुत सारे टेस्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑन पॉपुलेशन मीन, टेस्ट ऑन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वी हैव लुक्ड एट टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूमरस कॉन्सेप्ट्स. P-values is another important topic in this discussion on hypothesis testing. So let's understand what is p-value. Let's first define what p-value is. P-value is the probability calculated assuming that the null hypothesis is true of obtaining a value of the test statistic at least as contradictory to H naught as the value calculated from the available sample. Now this might sound a little confusing, but it's actually not. इसको अगर हम करके समझें तो इट इज वेरी क्लियर. सबसे पहले तो p वैल्यू इज अ प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम आवर गिवन सैंपल, फ्रॉम द अवेलेबल सैंपल. ये प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, और बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. नाउ ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? सो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है test statistic. Test statistic can be a Z test statistic, can be a T test statistic depending on our sample is small, large, हम किस वेरिएबल के लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन के लिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए. सो बेस्ड ऑन दैट हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइंड होगा. नाउ पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी है. ये प्रोबेबिलिटी हमें बताती है ऑफ ऑब्टेनिंग अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक which is as contradictory to H naught as the value calculated from the available sample. So from our given sample जो भी हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकलती है, सपोज करो किसी एक टेस्ट स्टेटिस्टिक की पी वैल्यू आई 25%. पी वैल्यू ये बताएगी कि 25% ऑफ ऑल पॉसिबल टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यूज विल बी एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H naught as this value that we have obtained from our available sample. मतलब जितने भी सैंपल्स बन सकते हैं पॉपुलेशन में से, उसमें से 25% सैंपल्स में ऐसे टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू बनेगी जो कि एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H naught होगी एज दिस वैल्यू. अगर p वैल्यू है 10%, देन इट वुड मीन कि 10% ऐसे सैंपल्स होंगे जिसकी टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू विल बी एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H naught एज द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन सैंपल. ना इसका क्या रेलेवेंस है, ये कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्वर्जेशन में ये फिट बैठता है, ये सारी चीजें हम ग्रेजुअली समझेंगे. एंड ऑब्वियसली मे बी द डेफिनेशन एट दिस पॉइंट इज नॉट एब्सोल्युटली क्लियर, बट एज वी मूव अहेड डेफिनेशन विल बिकम मोर क्लियर. सो लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर. ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ सैंपल ऑफ 51 पैनासोनिक बैटरीज जिसका मीन वैल्यू, जिंक मास वैल्यू, we don't need to get into the technical details, but the mean value is given to be 2.06. This is the mean of the sample. Sample deviation भी हमको given है, which is 0.141. और हमको ये बताना है कि क्या इस डेटा से हम ये compelling evidence conclude करने के लिए बना सकते हैं कि population zinc mass exceeds 2 gram. So यहाँ पे basically null hypothesis है कि population mean is equal to 2, और alternative hypothesis है that population mean is greater than 2. So population zinc mass exceeds 2 gram. That is the alternative hypothesis. तो अगर null hypothesis हम reject करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस sample data से हमको compelling evidence मिल रहा है इस बात को conclude करने का कि population mean is greater than 2. We can only say this when we reject the null hypothesis. Now since this is a large sample, we can use the Z test statistic here. So we'll calculate the Z value, which will be x bar minus mu upon S by square root n. ये आएगा 2.06 minus 2 by 0.141 divided by square root 51. इसको हम solve करेंगे, the answer will be 3.04. Now क्योंकि हमने p value के definition में एक term use करा है at least as contradictory to H naught, तो हम पहले उस बात को समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है.
नाउ यहाँ पर फ्रॉम द गिवन सैंपल हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक का वैल्यू आया है 3.04। अब हमको ऐसे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ढूंढने हैं which are at least as contradictory to H naught as this test statistic value। ठीक है, तो अब पहले तो देख लेते हैं कि ये टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू बेसिकली डिपिक्ट कर रही है सैंपल मीन ऑफ 2.06 एंड क्लियरली 2.06 इज ग्रेटर देन 2। तो बेसिकली हमको ऐसी टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यूज ढूंढनी है z की जो कि ऐसे मीन को सपोर्ट करे विच इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 2.06। अगर सपोज करो हमारे पास x बार की वैल्यू आती है 2.07 या 2.08 या 2.10, all of these x bar values in other samples will contradict the h naught at least as much as 2.06। अगर हम कोई x बार की वैल्यू लेते हैं 2.04 तो ये भी नल हाइपोथेसिस के कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि दिस इज 2.04 एंड नल हाइपोथेसिस इज 2, लेकिन इसका जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है वो 2.06 के कंपैरिजन में कम है क्योंकि 2.04 इज ऑब्वियसली क्लोजर टू 2। तो हमको ऐसे टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू ढूंढने हैं जो एटलीस्ट इतना कॉन्ट्रडिक्शन डिपिक्ट कर रहे हो जितना हमारा गिवन सैंपल डिपिक्ट कर रहा है। तो हमारा गिवन सैंपल डिपिक्ट कर रहा है 0.06 का कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमको एटलीस्ट इतना कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए और वो हमको तब मिलेगा जब सैंपल मीन विल बी ग्रेटर देन 2.06। ठीक है, तो 2.07, 08 एंड सो ऑन विल बी द मीन वैल्यूज जो कि एटलीस्ट एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H naught है एज द गिवन सैंपल। ये मतलब है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे z वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2.06 के करस्पॉन्डिंग z वैल्यू थी 3.04 जो अभी हमने यहाँ से निकाली इस कैलकुलेशन से। सो सिमिलरली अगर मैं कोई भी मीन वैल्यू लूं विच इज ग्रेटर देन 2.06, द z वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3.04 क्योंकि हमें पता है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि जब x बार की वैल्यू इंक्रीज होती है तो z की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो आई कैन नाउ से that p value is nothing but the probability such that z is greater than equal to 3.04 when h naught is true। क्योंकि हम बोल चुके हैं that p value is the probability of obtaining a value of the test statistic which is at least as contradictory to h naught as given sample। इसको हम mathematical language में इस तरीके से लिख सकते हैं that p value for this given test statistic is probability such that z is greater than equal to 3.04 when the null hypothesis is considered true। So I can say that probability z is greater than 3.04 when mu is equal to 2। ठीक है, अब हमको पता है कि when we have to calculate this kind of a probability from a standard normal curve, ये 0 है, 3.04 कहीं यहाँ पर लाई करेगा और मुझे probability निकालनी है इस एरिया की। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 3.04। अगर मैं 1 में से ये पूरा एरिया सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे अपना गिवन डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस वैल्यू जब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को रेफर करूंगी, ये वाली वैल्यू निकालूंगी फाई 3.04 और उसको 1 में से सबट्रैक्ट करूंगी तो जो मेरे पास आंसर आएगा जो कि जब मैं सॉल्व करूंगी तो आई विल गेट 0.012 will basically be the p value of the given test statistic। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि 0.0012 into 100% which will be equal to 0.12%, 0.12% of all possible test statistic values, मतलब एक गिवन पॉपुलेशन में से जितने भी सैंपल बन सकते हैं उन सारे गिवन सैंपल्स में से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यूज बनेंगी उनमें से सिर्फ 0.12% टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कि एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H naught होंगी एज द गिवन सैंपल। तो जो हमारे पास अभी गिवन सैंपल है वो जितना कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है H naught को एटलीस्ट उतना कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें 0.12% सैंपल्स में मिलेगा, विच मीन्स कि जो हमारे पास करंट सैंपल है दैट सीम्स टू बी क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी क्योंकि बाकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी हमें बाकी सैंपल से वो सिर्फ
0.12% ऐसे सैंपल्स हैं जिसमें हम सिमिलर टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं, विच मीन्स हमारा गिवन सैंपल इज हाईली कॉन्ट्रडिक्टरी, क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी टू H0. And in this case, we may accept the rule that we are rejecting the null hypothesis. क्योंकि हमारा गिवन सैंपल हाईली कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, इसीलिए हम शायद ये कंक्लूजन भी बना सकते हैं दैट वी वांट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर सपोज करो हमारी p वैल्यू 0.12 की जगह पर यहां पर आती 30%, तब हम सेम सिनेरियो में अपने सैंपल से ये बात नहीं बोल सकते थे कि हमारा सैंपल हाईली कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते कि जितना कॉन्ट्रडिक्शन हमें अपने सैंपल में, अवेलेबल सैंपल में मिल रहा है, 30% और ऐसे सैंपल्स हैं जिसमें सिमिलर टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, या एटलीस्ट उतना कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है जितना हमें हमारे गिवन सैंपल में मिल रहा है, which means that there are more samples like ours जिसमें ये सिमिलर टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। तो मे बी आर कॉन्ट्रडिक्शन, maybe the contradiction that we are finding in our sample is not significant. Statistics में हम ये टर्म बहुत बारी यूज करते हैं कि हमारा contradiction कितना significant है। तो maybe in that case when p value is 30%, then maybe that contradiction is not significant, and if the contradiction is not significant, then we may not reject the null hypothesis. We may not reject. लेकिन again I am only using the word may और may not. ये may और may not कब हम एलिमिनेट कर सकते हैं? जब हम अपने टेस्ट के लिए एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड कर लें। ये सिग्निफिकेंस लेवल कोई नया टर्म नहीं है, ये हम अपने पिछले जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करना शुरू कर रहे थे तब हम समझ चुके थे कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। तो अगर हम अपने टेस्ट के लिए सिग्निफिकेंस लेवल एस्टैब्लिश कर लें तो हम क्लियरली इस मे और मे नॉट को एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे सकते हैं कि क्या हम अपने गिवन पी वैल्यू के बेसिस पे टेस्ट को रिजेक्ट करेंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो सपोज करो हमने अपने टेस्ट के लिए सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करा अल्फा इज इक्वल टू 0.10, मतलब हमने 10% सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करा, ठीक है। अब यहां पर जब हमारी पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम होगी या उसके बराबर होगी, तब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब p वैल्यू ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल होती है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। सो p वैल्यू जितनी छोटी हो उतना ज्यादा चांसेस है नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होने का। तो जैसे यहाँ पर इफ द सिग्निफिकेंस लेवल इज 10% और हमारी p वैल्यू आई 0.12%, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 10%, तो हम क्लियरली p वैल्यू के बेसिस पे ये बात बोल सकते हैं दैट वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वेयरएज अगर हमारी p वैल्यू आती 30% विच इज ग्रेटर देन 10%, देन हम बोलते दैट वी विल नॉट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ एनी टेस्ट एक बेंचमार्क बना देता है। उस बेंचमार्क से ऊपर अगर आपका p वैल्यू आया है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हो, और अगर आपका p वैल्यू उस बेंचमार्क से छोटा है, कम है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। और ये बात आप वेरीफाई कर सकते हो अपने पहले, अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि 0.12% का मतलब है कि सिर्फ 0.12% सैंपल्स ऐसे और हैं जो कि सिमिलर कॉन्ट्रडिक्शन डिपिक्ट करते हैं, तो हमारे सैंपल में ज्यादा चांसेस हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के। मतलब हमारा सैंपल हाईली कॉन्ट्रडिक्टरी है टू H0, और ये बात क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे 10% चूज करा है, ये बात हम अब क्लैरिटी के साथ और अब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन द p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल, then we reject the null hypothesis, and when the p value is greater than the significance level, then we do not reject the null hypothesis. तो अब आप नोटिस करोगे कि हम जो अभी तक डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी हम अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करते थे, और जो हम वो प्रोसेस फॉलो करते थे उस प्रोसेस के एंड में हम यही कंक्लूजन करते थे कि क्या हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी है या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करी है। नाउ यू
विल नॉट बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो मेथड जिसमें हम एक क्रिटिकल रीजन बनाते थे और अगर वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते थे, वो मेथड और पी वैल्यू वाला मेथड दोनों सेम मेथड हैं, बस हमने थोड़ी सी फॉर्म चेंज करी है, बट बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर्स इन एनी गिवन सिचुएशन। और इस चीज को हम एक एग्जांपल से टेस्ट कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि नल हाइपोथेसिस है मीन इज इक्वल टू 1.5 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है दैट मीन इज ग्रेटर देन 1.5। यहाँ पर Z वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है एग्जाम्पल 8.5 में, वी आर रेफरिंग टू JL डिवॉर, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 8.5। Z वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है विच इज बेसिकली 2.10 फॉर द गिवन सैम्पल, तो हमारे पास Z वैल्यू है। अब हमको बेसिकली 2.10 के लिए P वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली 2.10 के राइट साइड में जितना भी एरिया होगा दैट विल बी द P वैल्यू, और उसको हम निकाल सकते हैं 1 माइनस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 2.10 दैट इज 0.0179। सो P वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0179, so you can say that P value is 0.0179. Now let's say हमने यहाँ पे different significance levels लिए हैं, alpha is equal to 0.10, 0.05 and 0.01। पहले हम देख लेते हैं कि अभी हम ये वाला पार्ट नहीं देख रहे जो कि रिजेक्शन रीजन वाले मेथड को यूज कर रहा है, अभी हम P वैल्यू वाला मेथड यूज करते हैं। सो वी हैव जस्ट सेड दैट इफ द P वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा then we will reject the null hypothesis, और if it is greater than alpha then we will not reject। अब अगर हम यहाँ पे ये तीन different significance levels को compare करें तो in this case 0.10 P value is less than 0.10, ठीक है, तो in the first case hypothesis should be rejected। In the second case 0.05 again P value is less than 0.05, 0.0179 is less than 0.05, so again second case में भी reject होना चाहिए। third case में the significance level is 0.01 and हमारे पास है 0.0179 which is greater than 0.01, तो हम third case में बोलेंगे that we do not reject the null hypothesis। P value के basis पे for these three different significance levels फर्स्ट टू केसेस में हमारा आंसर आएगा रिजेक्ट और थर्ड केस में आंसर आएगा डू नॉट रिजेक्ट। अब हम चेक कर लेते हैं कि जब हम रिजेक्शन रीजन वाला मेथड यूज करेंगे विच इज बेसिकली हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा किस तरीके से आंसर डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम Z वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2.10, ठीक है, और यहाँ पर हमने तीन फिगर्स बनाई हैं जिसमें हम तीन डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स डिपिक्ट कर रहे हैं। हमारी Z वैल्यू जो है वो हर जगह पे तीनों केसेस में 2.10 रहेगी, सिर्फ रिजेक्शन रीजन चेंज होगा क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल अलग अलग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिग्निफिकेंस लेवल 0.10। इसके लिए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को रेफर करेंगे और यहाँ पर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे 0.10 के लिए। रिमेंबर हम यहाँ पर वन टेल्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने टू टेल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं इंक्लूड करा है। टू टेल्ड होता तो दोनों तरफ हमको रिजेक्शन रीजन बनाना पड़ता है। सो द फर्स्ट फिगर हियर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द केस व्हेन Z इज इक्वल टू 2.10। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करा है अपने सैंपल का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है 2.10, और उसके राइट साइड में जो एरिया आया है विच इज 0.0179 दैट इज द P वैल्यू इन दिस केस। यहाँ पे फिगर नंबर B में वी हैव रिप्रेजेंटेड द केस ऑफ दीज फर्स्ट टू सिग्निफिकेंस लेवल्स 0.10 एंड 0.05। अब जब हम रिजेक्शन रीजन वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हम इन सिग्निफिकेंस लेवल्स के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। सो फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जब हमने Z स्टेटिस्टिक निकाला फॉर 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल एंड 0.05 दैट केम आउट टू बी 1.28 एंड 1.645। तो यहाँ पे जो फिगर बनी है फिगर B, उसमें 1.28 और 1.645 2.10 से छोटे होंगे, सो दे विल लाई टू द लेफ्ट ऑफ 2.10। बेसिकली ये जो एरिया आएगा दिस इज द क्रिटिकल एरिया, राइट, एंड इन दिस क्रिटिकल एरिया 2.10 की वैल्यू लाई करेगी, और इसीलिए फर्स्ट टू केसेस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इन द लास्ट केस जहां पर
अल्फा वैल्यू है 0.01, वहां पे क्रिटिकल वैल्यू हैज कम आउट टू बी इक्वल टू 2.33 विच इज ग्रेटर देन आर जेड स्टेटिस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे तो दैट विल लाई हियर, 2.33 की वैल्यू यहाँ लाई करेगी और उसके राइट साइड का एरिया यहाँ। सो 2.10 विल नॉट लाई इन द क्रिटिकल एरिया एंड हेंस वी विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमने इस बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू ये कंक्लूजन हम बना सकते हैं कि चाहे हम रिजेक्शन रीजन वाला मेथड यूज करें या हम पी वैल्यू वाला मेथड यूज करें, दोनों के केस में हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन फिगर नंबर 1 2.10 के राइट साइड में जो एरिया है, जो जेड स्टेटिस्टिक निकाला था 2.10, उसके राइट साइड में जो एरिया है दैट इज 0.0179। We also called the p-values as the observed significance level, which is that for a given sample, जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। एंड ये ऑब्जर्व्ड सिग्निफिकेंस बेसिकली स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल होता है जिस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी जा सकती है। सो दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल at which the null hypothesis can be rejected. So if we look at this example, अगर मैं यहाँ पर कोई भी significance level लूँ जो 2.10 statistic से कम value मुझे दे, so if I have a critical region here, 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 then I will be able to reject my null hypothesis. But if I have a rejection region lying here to the right of 2.10, then I will not be able to reject the null hypothesis from the given sample. So basically 2.10 से छोटी जितनी भी टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू आएंगी उस पे मेरा सैंपल नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा. So in a way I can say that this 2.10 will give me the smallest significance level, because anything which will have the test statistic value less than 2.10, उसका जो significance level होगा that will be larger than the significance level corresponding to 2.10. So in other words, we can say that p value is the observed significance level, and in fact it is the smallest significance level at which H naught can be rejected. I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.